रामपुर नाम के एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। सरिता 7 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने मनोरमा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। क्योंकि वो हमेशा काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे, इसलिए सरिता की देखभाल के लिए उन्होंने ये शादी की थी। उन्होंने सोचा था कि मनोरमा जब घर आएगी तो सरिता को माँ की कमी महसूस नहीं होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सरिता के पिता तो शादी करके मनोरमा को घर ले आए और खुद शहर चले गए। इधर मनोरमा ने सरिता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो शुरुआत से ही सरिता को सौतेली बेटी की नजर से देखने लगी। माँ, पापा ने तो कहा था आप मेरा बहुत ध्यान रखोगी, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, ऊपर से सारा दिन काम करवाती रहती हो। ओहो, तो तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। कोई बात नहीं, बस कुछ दिन, उसके बाद तो तू कुछ बोलने लायक नहीं रहेगी। तेरा बाप तो मुझे नौकरानी बना कर लाया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नौकरानी बन के रहूंगी। इस घर की मालकिन हूँ मैं और मालकिन की तरह रहूंगी और घर के काम तू करेगी, समझी? अच्छा, ऐसा है तो मैं फिर पापा को फोन करके सारी बातें बता दूंगी कि नहीं, मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मनोरमा झट से सरिता के पास आती है और उसके बाल खींचते हुए कहती है, अच्छा, तू ये सारी बातें अपने बाप को बताएगी? तुझे मैं बताने लायक छोड़ूंगी तब तो तू बताएगी ना। मनोरमा ऐसा कहकर जोर से सरिता के बाल खींचने लगती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ो माँ। अब बता, बोलेगी अपने बाप को? नहीं, मैं पापा से कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। मनोरमा सरिता को छोड़ देती है और कहती है, चल जा, मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क चाय बना कर ला। चाय टेस्टी होनी चाहिए, समझी? वरना तेरी खैर नहीं। सरिता किचन में जाती है। उसको किचन का काम अभी ठीक से नहीं आता था। वो किचन में जाती है और चाय बनाती है, लेकिन चाय में पत्ती थोड़ी ज्यादा डल जाती है। मनोरमा जब चाय पीती है तो उसे चाय बहुत कड़वी लगती है। वो गुस्से में चाय का कप फेंकते हुए कहती है, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है तूने। जानबूझकर चाय में पत्ती ज्यादा डाली है ना तूने? नहीं माँ, मुझे अंदाजा नहीं मिला, इस वजह से चाय पत्ती ज्यादा डल गई। मुझे माफ कर दो माँ। तुझे माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? चलो फटाफट घर के सारे काम निपटा। सरिता घर का सारा काम कर लेती है। सारा काम करने के बाद वो बेचारी बहुत थक जाती है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर माँ से खाना मांगा तो वो कभी नहीं देंगी, मैं किचन से खुद ही लेकर खा लेती हूँ। सरिता चुपके चुपके किचन में चली जाती है और रोटी निकाल कर खाने लगती है। तभी अचानक से सरिता के हाथों से प्लेट छूट जाता है और बहुत जोर की आवाज होती है। आवाज सुनकर मनोरमा वहाँ आती है और गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, नालायक चोर, खाना चुराती है, यही सिखाया है तेरी मरी हुई माँ ने तुझे? आपने मुझे खाना देने से मना किया था और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खा लिया। मुझे माफ कर दो माँ। तेरी तो खैर नहीं, रुक अभी बताती हूँ। मनोरमा एक डंडा लेकर आती है और सरिता की खूब पिटाई करती है। सरिता बहुत रोती है, लेकिन मनोरमा को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। वो तब तक सरिता को मारती रहती है जब तक वो थक नहीं जाती। आज के बाद ऐसी गलती करने के बारे में सोचियो भी मत, वरना इससे भी ज्यादा पिटाई पड़ेगी, समझी? इतना कहकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। मनोरमा ने तो सरिता की जिंदगी तबाह करके रख दी थी। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब सरिता शादी लायक हो गई थी। एक दिन सरिता के पिता का शहर से फोन आया। वो मनोरमा से बोले, सुनो मनोरमा, सरिता के लिए एक बहुत अच्छा और अमीर घर से रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। उन्हें हमसे दहेज की कोई मांग नहीं है, बस उनको लड़की थोड़ी सुंदर चाहिए। वो कल ही घर जाएंगे, तुम सरिता को अच्छे से तैयार कर देना और उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। हाँ हाँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बस रिश्ता पक्का करवा कर ही रहूंगी। बेटी का रिश्ता आ रहा है, मैं आना तो चाहता था, लेकिन मालिक छुट्टी नहीं दे रहा। लेकिन शादी में मैं जरूर आऊँगा, तुम अपना और सरिता का ख्याल रखना। इतना कहकर सरिता के पापा फोन रख देते हैं। ये सारी बातें सरिता भी सुन रही थी। उसे बहुत खुशी होती है कि शादी के बाद उसे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार तो नहीं सहना पड़ेगा। वो मन ही मन सोचती है,
लड़का दिखने में कैसा होगा, कैसा भी हो, पिताजी कह रहे थे वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब मुझे अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल जाएगा। सरिता इस बात का इंतजार करने लगती है कि मनोरमा कब आकर उसे ये बात बताएगी कि कल उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लेकिन मनोरमा सरिता को ये बात बताती नहीं है। फिर सरिता खुद ही मनोरमा के पास जाकर कहती है, माँ कल मुझे लड़के वाले देखने आएंगे, मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं है, आप मुझे एक साड़ी दिलवा दीजिए ना। अच्छा, मतलब तूने सारी बातें सुन ली, मैं तुझे कोई साड़ी नहीं दिलवाने वाली। मैं तुझे इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने दूंगी। तू चली जाएगी तो इस घर का काम कौन करेगा? मैं अभी देखती हूँ तेरा रिश्ता कैसे पक्का होता है। सरिता को बहुत दुख होता है। उसके मन में उसकी सौतेली माँ के लिए और घृणा पैदा हो जाती है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। मनोरमा लड़के वालों के सामने कहती है, हमने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, उसको तो अभी तक खाना बनाना भी नहीं आता। हम तो उसको हमेशा पार्टियों में भेजते रहे ताकि उसे दुनियादारी की नॉलेज हो सके। आज तक उसे किसी चीज के लिए नहीं रोका। दारू सिगरेट सब पी लेती है हमारी बेटी। मनोरमा की ये बात सुनकर लड़के की माँ कहती है, छी छी, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, ये कोई अच्छे संस्कार थोड़ी हैं। हम यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकते। तभी लड़का धीरे से अपनी माँ को कहता है, माँ आपको पता है ना ये लड़की की सौतेली माँ है, एक बार लड़की से मिल तो लीजिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा सुनिए, हम एक बार आपकी लड़की को देखना चाहते हैं। मनोरमा मन ही मन मुस्कुराती है और सरिता को आवाज लगाती है। सरिता के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए वो एक साधारण सी फटी हुई पुरानी साड़ी पहनकर लड़के वालों के सामने आ जाती है और नजरें नीची करके वहीं बैठी रहती है। लड़का फिर से अपनी माँ से कहता है, माँ ये दिखने में तो वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसी इसकी सौतेली माँ ने इसको बताया है। लेकिन इसके कपड़े तो देख कितनी बेकार लग रही है ये, मैं तेरी शादी इस लड़की से नहीं करवा सकती। अपने बेटे से इतना कहने के बाद वो मनोरमा से कहती है, देखिए हमें आपकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, अब हम चलते हैं। लड़के वाले उठकर वहाँ से चले जाते हैं। सरिता अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर कहती है, माँ क्या तुम मेरा ये दर्द नहीं देख रही हो? कितना अत्याचार करती है ये औरत मुझ पर। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था, मैं और इस औरत का अत्याचार नहीं सह सकती हूँ माँ। इतना कहकर सरिता बहुत रोने लगती है। तभी सरिता की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, बेटी मैं तेरी सारी तकलीफ देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटी। मैं तुझे एक जगह बताती हूँ, तू वहाँ जा, वहाँ पर एक पेड़ होगा, उस पेड़ से तू अपनी परेशानी कहना, वो तेरी परेशानी जरूर दूर करेगा। सरिता की माँ उसे एक एड्रेस बताती है। सरिता अपने आंसू पोंछती है और सीधा उस एड्रेस पर चली जाती है। उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखता है। सरिता हाथ जोड़कर उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, मेरी स्वर्गवासी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी नई माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे उससे छुटकारा दिलवा दो। तभी जादुई पेड़ कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये लो एक जादुई साड़ी, इस जादुई साड़ी से तुम जो कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। सरिता वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जादुई साड़ी से वहीं एक घर मांगती है। तभी वहाँ एक घर बनकर तैयार हो जाता है। सरिता उसी में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसे वही लड़का दिखता है जो उसके पास शादी का रिश्ता लेकर आया था। वो लड़का सरिता को देख हैरान हो जाता है और उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ? तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया सब गलत था। वो मुझसे बहुत नफरत करती है, वो नहीं चाहती थी कि मेरी आपसे शादी हो, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जो बात हो गई उसे भूल जाओ, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? सरिता शादी के लिए मान जाती है। फिर दोनों मिलकर धूमधाम से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सरिता अपने पिता को फोन करके सारी बात बता देती है। सारी बात जानकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो घर आते हैं और मनोरमा से तलाक लेकर उसे घर से निकाल देते हैं और अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार पेड़ के जादुई साड़ी की वजह से वो पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।
जादुई फेस क्रीम की बारिश। किसी गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती थी। कीर्ति एक अनाथ लड़की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी आर्थिक हालत खराब होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वो उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। कीर्ति की मालकिन बहुत ही बुरी थी। वो हमेशा कीर्ति को डांटती रहती थी। एक दिन कीर्ति जब काम कर रही थी, तब उसकी मालकिन आकर उससे बोली, मुझे मेरे सोने का झुमका नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि तूने ही वो चोरी किया है। मालकिन, मैं तो कभी भी आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाती और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए तूने मेरे सोने के झुमके चुराए। अब चुपचाप से मेरे झुमके मुझे वापस कर, नहीं तो इस घर से निकल जा। मेरे घर में तुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इस काम को छोड़कर कोई और काम नहीं है। लेकिन उसकी मालकिन एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। कीर्ति रोते रोते अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसके घर का राशन भी खत्म हो चुका था और उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो नया काम ढूंढने के लिए बाहर घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक मेकअप की दुकान पर पहुंची। दुकान पर जाकर वो उस दुकान की मालकिन से बोली, मालकिन, आपके दुकान पर कोई काम है? कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी दुकान पर फेस क्रीम बेचने के लिए लड़के चाहिए, लेकिन तूने अपनी हालत देखी है? लेकिन मालकिन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं कल से अच्छी बनकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुझे पूरा पैसा नहीं दे सकती। अगर तुझे काम करना है तो तू कल से काम पर आ जाना। कीर्ति अगले दिन से उस दुकान पर काम करना चालू कर देती है। वो बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन उसके मालकिन उसको समय से पैसे नहीं देती थी। एक दिन कीर्ति और कीर्ति की मालकिन दोनों दुकान पर थी। तभी कीर्ति की मालकिन कीर्ति से बोली, मैं सामान लेने के लिए शहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तू दुकान का ध्यान रखना और दुकान छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं दुकान का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर कीर्ति की मालकिन दुकान से चली जाती है। कीर्ति दुकान पर दिन में बहुत सारी फेस क्रीम बेचती है। वो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज मालकिन बहुत खुश होंगी, मैंने इतनी सारी फेस क्रीम बेची है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने चेहरे पर थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, फिर मैं भी दिखने में बहुत सुंदर हो जाऊंगी। इतना कहकर कीर्ति अपने चेहरे पर फेस क्रीम लगाने लगी। अचानक से वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है। ये सब देखकर कीर्ति की मालकिन कीर्ति पर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। ये क्या कर रही है तू? मेरी दुकान की फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मालकिन, आपने ही तो बोला था मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, कोई भी मेरे से फेस क्रीम नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने ये क्रीम लगाया। तुझे मैंने दुकान पर अकेले छोड़कर ही गलती कर दी। पता नहीं इससे पहले भी तूने कितने क्रीम लगाई होंगे। नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी नहीं लगाई। आज मैंने बहुत सारी क्रीम बेची, इसलिए मैंने सोचा आप खुश हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि मेरे दुकान से फेस क्रीम कहाँ जा रही हैं। तुझे पता है ये फेस क्रीम कितनी महंगी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तो जब तक मुझे इस क्रीम का पैसा नहीं देगी, तब तक इस दुकान पर मत आना। मालकिन, मुझे पैसे चाहिए। मेरी झोपड़ी की छत टूट गई है और अगर बारिश आई तो मेरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अब जा यहाँ से, और जब फेस क्रीम के पैसे हो जाए तभी वापस आना। कीर्ति अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और रोते रोते अपने घर वापस चली गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन कीर्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। तभी कीर्ति मन में सोचने लगी, हे भगवान, बारिश आ गई, अब तो मेरे घर में बहुत पानी भर जाएगा। कीर्ति आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। आसमान से एक परी जा रही थी। परी कीर्ति को रोता देख उसके पास आई और बोली, तुम्हारा पूरा घर पानी से भर गया है और तुम ऐसे बैठकर रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है इस छत को ठीक करवाने के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए कोई मेरी मदद भी नहीं करता है।
तभी कीर्ति परी को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर परी भी दुखी हो जाती है और कीर्ति से कहती है, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम फिक्र मत करो। क्या आप मेरा ये घर ठीक कर सकती हो? नहीं, मेरे पास ऐसी जादुई ताकत नहीं है, लेकिन तुम कल रात तक इंतजार करो, देखना तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। कीर्ति को परी की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगी। उस दिन रात को भी बारिश आने लगी। ये सब देखकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, वैसे ही कीर्ति चौंक गई, क्योंकि कीर्ति के घर की टूटी छत से फेस क्रीम की बारिश होने लगी। कीर्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में ही उसका घर फेस क्रीम से भर गया। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानियों का हल कर दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन से कीर्ति वो फेस क्रीम बेचने लगी। कुछ दिनों तक वो घर घर जाकर फेस क्रीम बेचा करती थी और उससे पैसे कमाती थी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी एक मेकअप की दुकान खोल ली और चंद दिनों में ही कीर्ति बहुत अमीर हो गई। उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया और एक दिन अपनी मालकिन के पास गई। ये लीजिए आपके फेस क्रीम के पैसे। इन पैसों से आप 10 फेस क्रीम खरीद पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अब कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। कीर्ति दूसरों की मदद भी करती थी और अब वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। परी देश में मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ रहती थी। मोहिनी परी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जहां वो परियों का मेकअप करके पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी मोहिनी से मेकअप कराती है और कहती है, मोहिनी, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। अगर तुमने मेरा अच्छा मेकअप किया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी के पार्लर से थोड़ी ही दूरी पर रुचि नाम की एक परी रहती थी। उसका भी एक ब्यूटी पार्लर था। मोहिनी के पास रानी परी आती देख वो बहुत चिढ़ती है। अरे, मोहिनी परी का तो पार्लर दिन प्रतिदिन फेमस होता जा रहा है। अब तो रानी परी भी इसके पास मेकअप करवाने आती है। इसे बर्बाद करने के लिए मुझे कोई न कोई तरकीब लगानी ही होगी। फिर उसी रात रुचि परी मोहिनी परी के पार्लर में चोरी से घुस जाती है और सारे मेकअप के सामान में भूतिया राख मिला देती है। कुछ दिनों बाद रानी परी का जन्मदिन आ जाता है और रानी परी मोहिनी के पास मेकअप करवाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी रानी परी के चेहरे पर मेकअप करती है, वैसे ही रानी परी के चेहरे पर आग लग जाती है और रानी परी का चेहरा जल जाता है। अरे मोहिनी, तूने ये क्या कर दिया? तेरा सत्यानाश हो। तूने मेरा चेहरा जला दिया। तुझे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रानी परी जी, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। तूने मुझे चुड़ैल की तरह बदसूरत बना दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से मोहिनी परी के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देती है। लेकिन तब भी रानी परी को चैन नहीं आता और वो मोहिनी परी के घर को भी आग लगा देती है। चल अब यहाँ से निकल जा। आज के बाद परी देश में दिखाई भी मत दे जाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रानी परी जी, मेरा विश्वास तो करिए, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जरूर किसी ने मेरे से बदला निकाला है। आप एक बार मानिए तो मेरी बात। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब आप मुझे परदेश से भी बाहर निकाल रही हो। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त निकल जा यहाँ से। तभी रुचि परी भी वहाँ आ जाती है। रानी परी, ये मोहिनी परी बहुत ही लालची है। इसने जानबूझकर आपका चेहरा बिगाड़ा है। सही में आप बहुत बदसूरत लग रही हो। आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे ब्यूटी पार्लर चलिए। ऐसा कहकर रुचि परी रानी परी को अपने ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसके चेहरे पर एक जादुई क्रीम लगाकर भूतिया राख का असर खत्म कर देती है, जिससे रानी परी पहले की तरह हो जाती है। अरे वाह रुचि, तुमने तो कमाल कर दिया। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। तुम आज से मेरा और बाकी परी देशवासियों का मेकअप करोगी और कोई भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं खोलेगा। इस तरह से रुचि की चाल कामयाब हो जाती है
और ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ पृथ्वी पर चली गई थी। वो पृथ्वी पर घूमे जा रही थी। बहुत देर घूमने के बाद उसको एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। वो उस ब्यूटी पार्लर में काम मांगने के लिए जाती है। वो पार्लर अंजू नाम की नागिन का था। मोहिनी परी मेकअप के लिए बहुत फेमस थी। अंजू मोहिनी को पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मोहिनी परी हो ना, जो परी देश में बहुत फेमस है। सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों भटक रही हो? उसके बाद मोहिनी अंजू को सारी बात बताती है। लगता है किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने जादुई आईने की मदद से सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। उसके बाद अंजू अपने जादुई आईने की मदद से रुचि की सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे ये तो रुचि परी है। परी देश में इसका भी एक ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, तो ये सब इसी का करा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद अंजू अपने जादू से एक चिड़िया प्रकट करती है और रुचि परी के पार्लर में भेज देती है, और वो चिड़िया सारे मेकअप के सामान में जादुई दवा मिला देती है। अगले दिन जब रुचि परी रानी परी का मेकअप करती है तो रानी परी का चेहरा जलकर पूरा काला पड़ जाता है। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया? ये तूने क्या कर दिया? तभी वहाँ पर मोहिनी परी और अंजू पहुँच जाती है। रानी परी, ये आपको मारकर परी देश की रानी बनना चाहती है, इसलिए इसने आपके मेकअप में जहर मिलाया है। मोहिनी, तू यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैं आपकी जान बचाने आई हूँ रानी परी जी। ये मेरी सहेली अंजू नागिन है। इसने अपनी शक्ति से रुचि के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसके बाद अंजू रानी परी को उस जादुई आईने की मदद से सब कुछ दिखा देती है। अब तो आपने सब कुछ देख ही लिया है रानी परी। अगर आप चाहो तो हम आपको फिर से खूबसूरत बना सकती हैं। हाँ हाँ, मुझे जल्दी से खूबसूरत बनाओ, मैं इस तरह अपने आप को नहीं देख सकती। उसके बाद अंजू और मोहिनी दोनों मिलकर रानी परी का मेकअप करती हैं और देखते ही देखते रानी परी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुझे इस धोखेबाज से बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रानी परी रुचि को सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई छड़ी से एक बंदरिया का रूप दे देती हैं और एक पृथ्वी के जंगल पर छोड़ देती हैं, और अंजू और मोहिनी को उपहार के रूप में एक बहुत अच्छा सा पार्लर खोल कर दे देती हैं। उस ब्यूटी पार्लर को देख अंजू और मोहिनी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस पार्लर को बहुत अच्छे से चलाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन परीलोक में ही व्यतीत करने लगती हैं। परी के जादुई सोने के गाउन का जादू। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने एक रूपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सोनाली की माँ विमला दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई गौतम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। गौतम हमेशा सोनाली का मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने इसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना, इसलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गौतम भी सोनाली को एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसे मिर्ची लग रही है इसे। सभी मिलकर एक साथ सोनाली को चोर चोर बोलने लगते हैं। चोर चोर सोनाली चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो गौतम का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस गौतम का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं बेटा, जो भी कुछ बोलता है उसे बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो।
तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है, मैं अब से और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद से गौतम सोनाली को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन सोनाली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनाली स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। सोनाली उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। उस लड़की को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ जरूर, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सोनाली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम आलिया है। तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन था। आलिया सोनाली के घर जाती है। सोनाली, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। ठीक है आलिया, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर आलिया सोनाली को एक गाउन देती है। सोनाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे जन्मदिन पर ये गाउन पहन कर आओ। सोनाली उस गाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को सोनाली वही गाउन पहनकर आलिया के घर जाती है। आलिया ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इतनी बड़ी पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। सुनो आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा। जाओ, होकर आओ। सोनाली वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वो गलती से आलिया के कमरे में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे आलिया का जादुई सोने का गाउन नजर आता है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। ये तो सोने का लग रहा है, जरूर बहुत महंगा होगा। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं उठाया। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। अरे, मैंने कब कहा कि तुमने कुछ उठाया है? मैं तो यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी अब खत्म होने वाली है। आलिया सोनाली को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा आलिया, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, माँ मेरी राह देख रही होगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उस जादुई सोने के गाउन के बारे में सोच रही थी। एक दिन आलिया सोनाली से कहती है, सोनाली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आलिया, बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। उस दिन मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या कहा? डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद आलिया सोनाली को डांस सिखाने लगती है। बहुत जल्द सोनाली डांस सीख जाती है। अरे वाह सोनाली, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है तुम्हें मेरा वो गाउन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें वही गाउन दे दूंगी। तुम उस गाउन में बहुत खूबसूरत लगोगी। आलिया अपने कमरे से वो जादुई गाउन लेकर आती है और खुशी खुशी सोनाली को पकड़ा देती है। अगले दिन सोनाली वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनते ही वो आलिया का रूप ले लेती है। फिर वो पार्टी में जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनाली भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद सोनाली चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस गाउन को उतार देती हूँ, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर सोनाली उस गाउन को निकाल देती है। फिर जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। तभी अचानक सोनाली को गाउन के बारे में याद आता है। हे भगवान, मैं आलिया का वो सोने का गाउन वहीं पार्टी में ही छोड़ आई। कितना महंगा गाउन था उसका। मुझे जल्द से जल्द उसे लेकर आना होगा। सोनाली अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है, लेकिन उसे वो गाउन कहीं भी नजर नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितना महंगा गाउन खो दिया। अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी?
सोनाली रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं मिलती। अब हम सोने का इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो गाउन पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सोनाली आलिया को सारी बात बता देती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी आलिया एक परी के रूप में बदल जाती है। सोनाली, मैं एक परी हूँ। पृथ्वी लोक पर अक्सर गरीबों की सहायता करने आती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरा जादुई सोने का गाउन है। इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनाली उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई गौतम को उसके जादुई सोने के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने के गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे जल्दी से। गौतम के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और गौतम को पीटने लगता है। हा 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 हा। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन अपने आप उड़कर सोनाली के पास वापस चला जाता है।